नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने जा रहे हैं जहां एक साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश ने उसे अनजाने में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। हाँ बिल्कुल। आज का विषय है छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के ठीक बाद का दौर। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि मराठों ने इस भयानक संकट का सामना कैसे किया, औरंगजेब के इरादों को कैसे नाकाम किया और कैसे नए छत्रपति राजाराम महाराज ने दक्षिण में जिंजी तक की एक अविश्वसनीय यात्रा पूरी की। और ये संदर्भ बहुत जरूरी है क्योंकि औरंगजेब का इरादा वो बिल्कुल साफ था। क्या था उसका इरादा? संभाजी महाराज की हत्या का मकसद था मराठा साम्राज्य की रीढ़ तोड़ना, उन्हें नेतृत्वहीन करना और मतलब उनके हौसले को हमेशा के लिए कुचल देना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। इस एक घटना ने उन मराठा सरदारों को, जिनके बीच शायद कुछ आपसी मतभेद रहे होंगे, एक अकल्पनीय एकता के सूत्र में बांध दिया। अच्छा। उनके दिलों में बदले की ऐसी आग जली जिसने मुगल मराठा संघर्ष के एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा विनाशकारी अध्याय की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो चलिए ऐसे परत दर परत खोलते हैं। जैसे ही संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर रायगढ़ और बाकी महाराष्ट्र में फैलती है, वहां का माहौल कैसा रहा होगा? क्या वहां डर और मायूसी का आलम था? देखिए, शुरुआत में जरूर सदमा और दुख रहा होगा, लेकिन वो बहुत तेजी से गुस्से और संकल्प में बदल गया। हार मानने का तो सवाल ही नहीं था कि मराठा क्षेत्र के सभी राजाओं और सरदारों के जो आंतरिक मतभेद थे वो जैसे भाप बनकर उड़ गए। मतलब सब एक हो गए। सब एक। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, औरंगजेब और मुगलों का विनाश। जी। ये व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर एक सामूहिक अपमान बन गया था जिसका बदला लेना जरूरी था। और इसी उथल पुथल के बीच रायगढ़ किले में रानी येसुबाई एक ऐसा कदम उठाती हैं जो मतलब अविश्वसनीय लगता है। हाँ। संभाजी महाराज की मृत्यु के ठीक अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को वो राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करवा देती हैं। इतनी जल्दी में ये फैसला क्यों? इसमें आकर्षक बात यह है कि ये कितनी गहरी रणनीतिक चाल थी। ये सिर्फ कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। अच्छा। देखिए, किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक पल वो होता है जब राजा की मृत्यु के बाद सत्ता खाली हो जाए। सही बात है। इससे अंदरूनी कलह और बाहरी हमलों का खतरा बढ़ जाता है। रानी येसुबाई ने अगले ही दिन राज्याभिषेक करके औरंगजेब को एक साफ संदेश दिया कि तुमने हमारे छत्रपति को मारा है, लेकिन हमारा सिंहासन खाली नहीं है। बिल्कुल। मराठा साम्राज्य जीवित है और इसका नया छत्रपति तैयार है। तो ये सिर्फ मुगलों के लिए संदेश नहीं था। नहीं, ये मराठा सरदारों के लिए भी एक संदेश था। किसी भी तरह की अंदरूनी खींचतान या कह सकते हैं सत्ता के खालीपन की गुंजाइश को तुरंत खत्म कर दिया गया। इसने मराठा खेमे में स्थिरता ला दी और सबको एक नए नेतृत्व के पीछे एकजुट कर दिया। ये संकट के सबसे काले क्षणों में भी मराठा नेतृत्व की दूरदर्शिता और दृढ़ता का सबूत था। जाहिर है औरंगजेब को जब ये खबर मिली होगी तो वो तो आग बबूला हो गया होगा। बिल्कुल। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक जुल्फिकार खान को भेजा। कितनी सेना के साथ? 15,000 से ज्यादा सैनिकों की एक बड़ी फौज के साथ। और उसका लक्ष्य साफ था, रायगढ़ पर कब्जा करो और नए छत्रपति राजाराम महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। तो अब रायगढ़ किले की घेराबंदी हो चुकी है और पूरा मराठा नेतृत्व एक ही जगह फंसा हुआ है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और एक बार फिर रानी येसुबाई की असाधारण सूझबूझ सामने आती है। हाँ। उन्होंने तुरंत ये समझा कि अगर मुगल हमला करते हैं और हमारे सभी सरदार और ताकत एक ही किले में पकड़े जाते हैं तो ये मराठा स्वराज के लिए घातक होगा। सब खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब? उन्होंने सभी सरदारों को अलग अलग किलों से मुगलों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया ताकि मुगलों को एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने का मौका ही न मिले। अच्छा। और सबसे जरूरी, उन्होंने राजाराम महाराज को किले से सुरक्षित बाहर निकालने की एक विस्तृत योजना बनाई। तो ये सिर्फ भागने की योजना नहीं थी, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा थी। और उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? वो कहाँ जा रहे थे? उन्होंने अंतिम लक्ष्य तय किया था दक्षिण में स्थित जिंजी का किला। जिंजी? हाँ, जिंजी को उस समय एक अभेद्य किला माना जाता था। वो 3 विशाल पहाड़ियों पर बना था और उसकी किलेबंदी बहुत ही जटिल थी। उसे पूर्व का ट्रॉय भी कहते थे, है ना? बिल्कुल। इसका मतलब था कि राजाराम महाराज को
एक बहुत लंबी, लगभग पूरे दक्कन को पार करने वाली खतरनाक यात्रा करनी थी, लेकिन ये मराठा प्रतिरोध को जीवित रखने के लिए और युद्ध को एक नए मैदान पर ले जाने के लिए जरूरी था। इससे पहले कि हम राजाराम महाराज की उस अविश्वसनीय यात्रा पर चलें, बदले की आग में जल रहे दो मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव कुछ ऐसा करते हैं जो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, वो चुप नहीं बैठ सकते थे। उनके लिए ये व्यक्तिगत था। वीडियो में उनके बीच एक संवाद का जिक्र है जहाँ वो कहते हैं, इतिहास हम पर थूकेगा। हाँ, हमारे महाराज को टुकड़ों में काट दिया गया और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास हम पर थूकेगा। ये उनकी बेचैनी और गुस्से को दिखाता है। और वो सिर्फ 2000 मराठा योद्धाओं के साथ औरंगजेब के विशाल निजी खेमे पर हमला कर देते हैं, जहां हजारों मुगल सैनिक थे। ये तो एक आत्मघाती मिशन जैसा लगता है। लगता तो है। क्या ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई सोची समझी गुरिल्ला रणनीति थी? ये दोनों का मिश्रण था। गुस्सा तो था, लेकिन ये मराठा युद्ध नीति का बेहतरीन उदाहरण भी है। अच्छा, उनकी रणनीति थी ब्लिट्जक्रिग, यानी बिजली की तेजी से हमला करो, ज्यादा से ज्यादा भ्रम और तबाही मचाओ और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए गायब हो जाओ। उनका लक्ष्य मुगलों को मारना ही नहीं, बल्कि उनके मन में खौफ पैदा करना था। और फिर वो सबसे नाटकीय क्षण आता है जब संताजी का सामना सीधे औरंगजेब से होता है। हाँ, ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। लड़ाई के बीच औरंगजेब खुद तलवार लेकर लड़ने लगता है और तभी संताजी उसके सामने आ जाते हैं और फिर एक ही वार में वो औरंगजेब को जमीन पर गिरा देते हैं। इससे पहले कि संताजी दूसरा वार कर पाते, मुगल सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इस हमले का सैन्य महत्व शायद उतना ना हो, पर इसका जो मनोवैज्ञानिक असर था वो तो बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत ज्यादा। मराठों ने औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी, उसमें आग लगा दी और सबसे बढ़कर सोने के कलश, हाँ, उसके तंबू के ऊपर लगे सोने के 2 कलशों को उखाड़ लिया। वो उन कलशों को सिंहगढ़ किले की चोटी पर ले गए और वहां लगा दिया ताकि हर कोई देख सके। ये तो सीधी सीधी सम्राट के गौरव को एक खुली चुनौती थी। बिल्कुल। अगली सुबह जब औरंगजेब ने लाशों से अटे पड़े युद्ध के मैदान को देखा तो उसने अविश्वास में कहा, ए अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं। वे न थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। ये मराठों की इच्छा शक्ति का प्रमाण था। सही बात है। तो एक तरफ ये अविश्वसनीय हमला हो रहा है और दूसरी तरफ रायगढ़ में जुल्फिकार खान किले पर कब्जा कर लेता है। हाँ, लेकिन उसका जो मुख्य लक्ष्य था, राजा राम महाराज, वो तो हाथ से निकल चुके थे। हाँ, ये मुगलों के लिए एक बड़ी नाकामी थी। लेकिन उन्हें एक बड़ी सफलता भी मिली। क्या? उन्होंने रानी येसुबाई और संभाजी महाराज के छोटे बेटे, मतलब भविष्य के छत्रपति शाहू जी को बंदी बना लिया। ओहो, ये तो बहुत गंभीर हो गया। हाँ, इसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। अब मराठा रानी और उनका भावी राजा दोनों मुगलों की कैद में थे। इससे तो राजाराम महाराज की यात्रा पर दबाव और भी बढ़ गया होगा। अब वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे थे। नहीं, वो पूरे मराठा स्वराज की उम्मीद को अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। तो ये यात्रा कैसी थी? एक राजा के लिए दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना कितना मुश्किल रहा होगा। ये यात्रा अपने आप में सरलता, धोखे और लगातार मौत से बचने की एक कहानी है। उनकी पहली चाल क्या थी? पहली चाल थी मुगलों को धोखा देना। उन्होंने व्यापारियों का भेष बदला और दक्षिण में जिंजी जाने के बजाय वो पूर्व की ओर एक घुमावदार रास्ता अपनाते हैं ताकि मुगल उन्हें गलत दिशा में ढूंढते रहें। और एक बार तो वो लगभग पकड़े ही गए थे, या यूं कहें कि मुगलों को लगा कि उन्होंने राजाराम को पकड़ लिया है। बिल्कुल। अब्दुल्ला खान नाम के एक मुगल सेनापति ने उनके एक दल को पकड़ लिया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। लेकिन वो असली दल नहीं था। नहीं, जब कैदियों को सामने लाया गया तो उनमें से कोई भी राजाराम नहीं था। ये एक डिकॉय, मतलब एक चारे के तौर पर भेजा गया दल था। वीडियो के अनुसार एक घायल मराठा सैनिक ने हंसते हुए अब्दुल्ला खान से कहा, राजाराम महाराज कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। मराठा साम्राज्य को नष्ट करने का सपना मत देखो। ये उनके मनोबल को दिखाता है। हाँ, तो धोखे और अलग अलग रास्तों के अलावा उन्हें मुगल जासूसों के जाल से भी बचना था जो हर रास्ते पर बिछा होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ उनकी रणनीति और भी गहरी हो जाती है। उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घोड़ों पर यात्रा करने वाले समूह पर शक जल्दी होता। इसके बजाय वो साधुओं, संतों, व्यापारियों
और यहाँ तक कि भिखारियों जैसे आम यात्रियों के झुंड में शामिल हो गए। मतलब पूरी तरह से आम आबादी के बीच घुल मिल गए। हाँ, जिसे उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया। ये दिखाता है कि उन्हें जमीनी स्तर पर आम लोगों का कितना समर्थन हासिल था। वीडियो में बेंगलोर के पास एक बहुत ही करीबी मामले का जिक्र है जहां उनकी पहचान लगभग उजागर हो ही गई थी। हाँ, वो एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षण था जब एक सहयोगी उनके पैर धो रहा था तो कुछ स्थानीय लोगों ने ये शाही अंदाज देख लिया और खबर फैल गई कि कोई बड़ा मराठा सरदार यहाँ छिपा है। तो फिर क्या हुआ? वहां तैनात एक मराठा जासूस खांडो बल्लाल ने बड़ी चतुराई से स्थिति को संभाला। कैसे? उसने मुगलों के पास जाकर कहा कि वो खुद राजा राम के परिवार से बदला लेना चाहता है क्योंकि संभाजी महाराज ने उसके पिता को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। और मुगलों ने उस पर भरोसा कर लिया? हाँ, और इस तरह खांडो बल्लाल ने उन्हें गुमराह करके राजा राम को वहां से निकलने का समय दे दिया। ये यात्रा सिर्फ एक पलायन नहीं लगती, ये मराठों की सरलता, उनके जमीनी समर्थन नेटवर्क और उनके गहरे संकल्प को दर्शाती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे दुश्मन के इलाके में भी कितनी कुशलता से काम कर सकते थे, लोगों का समर्थन हासिल कर सकते थे और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज सकते थे। ये यात्रा अपने आप में प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली रूप थी। तो लगभग 35 दिनों की इस खतरनाक यात्रा के बाद राजाराम महाराज आखिरकार जिंजी के पास पहुंचते हैं। लगता है कि अब उनकी मुश्किलें खत्म हो गईं, लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। हाँ, और ये एक अंदरूनी चुनौती थी। उनकी अपनी सौतेली बहन अंबिकाबाई, संभाजी महाराज की सगी बहन। हाँ, उन्होंने किले में उनके प्रवेश का विरोध किया। शायद सत्ता को लेकर कोई असुरक्षा या कोई गलतफहमी रही होगी। उन्होंने तो युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। इसे कैसे सुलझाया गया? उनके सलाहकारों और किले के दूसरे अधिकारियों ने उन्हें समझाया। उन्होंने अंबिकाबाई से अपील की कि वे अपने महान पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को इस तरह आपसी कलह में टूटने न दें। और वो मान गई। सुरक्षित जिंजी पहुंच गए। तो अब राजाराम सुरक्षित है, मराठों को दक्षिण में एक नया और मजबूत ठिकाना मिल गया है। लेकिन औरंगजेब जैसा शासक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत मुकर्रम खान को एक विशाल सेना के साथ जिंजी पर हमला करने के लिए भेजा। ये वही मुकर्रम खान था? हाँ, ये वही मुकर्रम खान था जिसने संभाजी महाराज को संगमेश्वर में धोखे से पकड़ा था। औरंगजेब शायद ये संदेश देना चाहता था कि जो हश्र संभाजी का हुआ वही राजाराम का भी होगा। यहाँ कहानी जैसे एक चक्र पूरा करती है। क्या मुकर्रम खान जिंजी पहुंच पाया? नहीं, संताजी घोरपड़े ने अपनी सेना के साथ उसे रास्ते में ही रोक लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। वीडियो के अनुसार संताजी ने व्यक्तिगत रूप से मुकर्रम खान से लड़ाई की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। और यहीं पर संभाजी महाराज का बदला पूरा होता है। हाँ, और वो भी बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से। जब घायल मुकर्रम खान को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, संताजी ने उसे पकड़ा। क्या कहा उन्होंने? वीडियो में संताजी के कहे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने घायल मुकर्रम खान से कहा, मैं तुम्हें उस तरह से मौत नहीं दूंगा जिस तरह तुमने हमारे महाराज को दी। महाराज को 40 दिनों तक तड़पाया गया था। आज तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा। और ऐसा कहा जाता है कि मुकर्रम खान के घाव इतने गंभीर थे कि इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक प्रतीकात्मक बदला था। बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने संभाजी महाराज को पकड़ा था, उसे उनके वफादार सेनापति ने उसी तरह की पीड़ा देकर मार डाला। इसने मराठों के बदले की शपथ को पूरा किया और उनके मनोबल को आसमान पर पहुंचा दिया। ये एक संदेश था कि मराठे न तो भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। एक ऐसे लंबे और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत थी जिसने अंततः मुगल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। सही बात है। हमने रानी येसुबाई का असाधारण नेतृत्व देखा, संताजी और धनाजी जैसे सेनापतियों की रणनीतिक प्रतिभा देखी और राजाराम महाराज के दृढ़ संकल्प को देखा जिन्होंने मराठा स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। और ये दौर मराठों की मुख्य शक्तियों को उजागर करता है। संकट के समय में उनका लचीलापन, गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीतिक चपलता और एक ऐसी सामूहिक पहचान जो व्यक्तिगत मतभेदों से कहीं ऊपर थी। मुगल किले जीत सकते थे, शहर जला सकते थे, लेकिन वे मराठों के लड़ने के जज्बे को कभी नहीं तोड़ सके। स्वराज का विचार अब किसी एक व्यक्ति या किले तक सीमित नहीं रहा, वो हर मराठा के दिल में बस चुका था। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है।
हमने बात की कि रानी येसुबाई और भविष्य के छत्रपति शाहू जी मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। एक मराठा रानी और एक भावी राजा का सालों तक दुश्मन के दरबार में कैदी के रूप में रहना, इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हुए होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस एक घटना ने दोनों साम्राज्यों के भविष्य को कैसे आकार दिया होगा, इस पर सोचने के लिए बहुत